विधि और नीति यानी कानून और पॉलिसी में वह सर्वोच्च और सर्वोपरि शक्ति निहित होती है जो किसी भी इकाई या संस्था अथवा राज्य को संचालित करती है। संभवतः भारत का संविधान भी एक ऐसी ही सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे राष्ट्र को गणतंत्र, संघ और संप्रभुता के अद्वितीय गुण प्रदान करता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो गौरवशाली इतिहास वाले अहले वतन के वर्तमान की आत्मा या रूह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान ही हो सकती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इसी सिलसिले में आज भारतीय संविधान के महत्व पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं द लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश खजूरिया और इनके साथ बात करूंगी समाचार कक्ष की ओर से मैं श्रुति खजूरिया। मैम, सबसे पहले हमारे स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रुति। मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि संविधान और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी रिलेवेंस आज के समय में क्या है या संविधान हम सबके लिए क्यों जरूरी है? श्रुति, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान की संरचना हुई कैसे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा भारत के इतिहास में झांकना पड़ेगा और ज्यादा दूर ना जाते हुए हम ब्रिटिश ईरा पे फोकस करेंगे, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ। इसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, विच वॉज फॉलोड बाय क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था और ये पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की तरफ। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूर्णतया सॉवरन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कुछ ब्रिटिश मेंबर्स भी थे, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास होने के बाद ये पूर्णतया सॉवरन हो गया, यानी इसके सारे के सारे मेंबर्स भारतीय थे। जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उनमें श्री जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोपाला स्वामी अयंगर, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एच.एन. कुंजरू, एच.एस. गौर, के.वी. शाह, लियाकत अली खान, सर जफरुल्लाह खान और डॉक्टर सच्चिदानंद जी का नाम प्रमुख है। तो पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और ये एक सॉवरन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो भारत के संविधान पर काम कर रही थी। दिसंबर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका परमानेंट चेयरमैन चुना गया। इसके बाद इसकी बहुत सारी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी और बाकी सब कमेटीज की रिपोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ड्राफ्ट का आधार बनी। क्योंकि श्री B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उनको आज की डेट में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं क्योंकि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, पर इसको बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बहुत से और भी की कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, जैसे श्री B.N. रे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था और श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि एक कैलीग्राफर थे और उन्होंने हमारे संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को हाथों से लिखा। कैन यू इमेजिन श्रुति कि आज भी जो हमारे पार्लियामेंट में लाइब्रेरी है वहां पे जो संविधान की प्रतिलिपि पड़ी है वो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के हाथों से लिखी हुई है। तो हम बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रोविजंस की तो बात करते हैं, लेकिन उसको बनाने में किन किन का बहुत अहम योगदान रहा है उसको हम कभी कभी अपनी नेक्स्ट जेन को बता नहीं पाते हैं। उन्होंने हमारे संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को हाथों से लिखा। श्री प्रेम बिहारी जी ने इसे फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा और इसी का हिंदी अनुरूप श्री वसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी आज भी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में संरक्षित है। संविधान का हर पेज कुछ यूनिक कलाकृतियों से भरा गया है जो कि भारत की संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास को दर्शाती हैं। सभी 22 पार्ट्स के बॉर्डर्स और पहले पृष्ठ को शांति निकेतन के कला भवन के कलाकारों द्वारा बनाया गया है और उनको नंदलाल बोस जी ने अपनी गाइडेंस दी थी। श्री नंदलाल बोस शांति निकेतन के एक बहुत प्रमुख कलाकार थे जो भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करती हुई कलाकृतियां बनाते थे। जैसे प्रियम्बल का पेज है, अगर आप कभी उसको नोटिस करेंगे तो उस पर कमल, नंदी, ऐरावत और स्वास्तिक आदि चित्रों को दिखाया गया है।
बाकी जगहों पर ऐसी कलाकृतियां हैं जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की साक्ष्य हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, राजा विक्रमादित्य जी की सभा का चित्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चित्र, और एक चित्र जो मुझे बहुत आकर्षित करता है वो है सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र अपनी आजाद हिंद फौज को सलामी देते हुए। इन सबके चित्र संविधान की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पर बनाए गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि संविधान में जो हमारे अलग अलग पृष्ठ हैं उन पे कैसी कैसी कलाकृतियां बनी हैं, किस किस ने उसमें अपना योगदान दिया है, तो इन सब की मेहनत से आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो वजूद में आया और ये लागू हुआ और हम गणतंत्र देश बने। अब हम बढ़ते हैं आगे आज के समय में। मैम, हमारा संविधान आम नागरिक को सशक्त और राजनीति में भागीदार बनाने में आपको क्या लगता है कि कहां तक कामयाब हुआ है? हमारा संविधान देश के नागरिकों को सशक्त बनाने में काफी हद तक सफल हुआ है और इसके डिफरेंट कारण हैं। सबसे पहला जो है वो है संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अलावा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब नागरिकों को सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय, संविधान समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ अलग से विशेष प्रावधान बताता है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण। ये सभी नागरिकों को सशक्त बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो सभी नागरिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। प्रतिनिधियों का चयन करने का जो अधिकार संविधान ने दिया है ये भी नागरिकों को सशक्त ही करता है, क्योंकि इसके द्वारा वो देश की गवर्नेंस में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक अलग तरह का अधिकार है जो संविधान ने इंश्योर किया है, जिससे नागरिकों के जीवन में सुधार हो। हालांकि अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य की कमी, भ्रष्टाचार, लेकिन संविधान ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। जैसे कि आपने बात की कि ये हमें सशक्त कर रहा है और जो हमें राइट्स मिले हैं इसके द्वारा, तो वो हेल्पफुल हो रहे हैं। तो सियासत में सत्ता के विकेंद्रीकरण में संविधान की भूमिका को आप कैसे आंकती हैं? सियासत में सत्ता के विकेंद्रीकरण में संविधान का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए भी प्रावधान दिए हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था। संविधान ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को शक्ति प्रदान की है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में आम नागरिक की भागीदारी बढ़ जाती है। संविधान ने राज्य सूची में कई विषयों को शामिल किया है। आप जानती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें जो स्टेट लिस्ट है, जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, उसमें कई विषयों को शामिल किया है, जिससे राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान की जो संघीय संरचना है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, वो भी सत्ता के विकेंद्रीयकरण को सपोर्ट करता है। इन प्रावधानों ने सत्ता के विकेंद्रीयकरण में मदद की है। मैम, जैसे आपने कहा कि विकेंद्रीकरण में इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, तो देश की जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है, हमारा संविधान जो है वो उसको कैसे सुनिश्चित करता है कि उनका जो क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस ना हो, उनपे कोई भी चीज थोपी ना जाए? देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनफैक्ट हम डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नेंस कहते हैं, और इसमें गवर्नमेंट के जो तीनों अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका, उनके रोल्स और उनके फंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो संविधान खुद ही न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित करता है। जैसे संविधान ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच के अधिकारों का विभाजन किया हुआ है। गवर्नमेंट का हर अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने को शक्ति उसमें है। और संविधान ने न्यायपालिका को बहुत से अधिकार दिए हैं, और जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। गवर्नमेंट का कोई भी अंग यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है, तो न्यायपालिका के पास ये एक शक्ति है संविधान द्वारा दी गई, जिससे वो उसको रिव्यू कर सकता है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट है तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, उसको अल्ट्रा वायरस बोल सकता है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है ये डिक्लेयर कर सकता है। जैसे मूल अधिकारों की रक्षा,
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ही मूल अधिकारों का वर्णन किया है। जैसे मैंने आपको एक बताया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 21 जी। जैसे एक केस जो था न्यायपालिका ने डिसाइड किया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों का एक गोल्डन ट्रायंगल एस्टैब्लिश किया था जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में था। और ये न्यायपालिका का ही जजमेंट था जिसने हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया। और उन्होंने बोला कि इनमें से अगर एक भी वायलेट होता है तो वो तीनों का वायलेशन माना जाएगा। तो ये जजमेंट एक फार रीचिंग जजमेंट थी जिसने फंडामेंटल राइट्स या जो हम मूल अधिकार कहते हैं उनकी रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जो एक लॉन्ग टाइम के लिए पेंडिंग है, उनका निपटारा करना भी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कार्यपालिका जो है उसको कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा। उनमें से जो प्रमुख है वो देश का शासन चलाना है, कानूनों को लागू करना है और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का संचालन करना है। और इन तीनों में न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सो बेसिकली हम एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी पे चलते हैं जहां गवर्नमेंट के हर अंग को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का संपूर्ण राइट जो है वो अवेलेबल है। तो वैसे ही विधान पालिका के भी अपना कार्य क्षेत्र है जिसमें वो कानून बनाती है, बजट को मंजूरी देती है, सरकार जवाबदेह है जनता के प्रति, जो बाकी दो अंगों को नहीं है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता जो है वो संविधान द्वारा ही इंश्योर की गई है। तो संविधान का काम है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित ना रहे। तो समाज के आखिरी सोपान पे खड़ा भारतीय नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति कितना जागरूक है और अभी तक इसमें कितना कुछ करना बाकी है या उसके अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, संविधान जो है उसने पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। तो उसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार जी, जिसको हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। उसके बाद है 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) में है और जिसके बारे में आज हम बहुत बात करते हैं, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसके बाद आ जाता है आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ धार्मिक अधिकारों का अधिकार है आपको। माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल राइट्स क्रिएट किए गए हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये सब अधिकार जो हैं ये उसी पार्ट 3 में मेंशन्ड है। तो ये जो मौलिक अधिकार नागरिक को मिले हैं, भारतीय नागरिक को, और कुछ टाइम पर जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी मिले हुए हैं। अब जैसा आपने बोला कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और न्याय तक पहुंचने का जो अधिकार है, ये सब है। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, खासकर जो ग्रामीण और वंचित वर्ग से हैं, वो आज भी अपने अधिकारों से अनजान हैं। हालांकि संविधान में ये सारे प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, पर क्या लोग इसको जानते हैं या इन प्रोविजंस को यूज करते हैं, इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है। अध्ययन और जितने सर्वेक्षण होते हैं उनसे पता चलता है कि आज भी 30 से 40% जो ग्रामीण आबादी है वो अपने अधिकारों के बारे में ठीक से नहीं जानती है। तो इसके लिए हमें जागरूकता, वही एक हमारा माध्यम हो सकता है और इसके लिए हम डिपेंड कर सकते हैं शिक्षा और मीडिया पे। तो मीडिया का इसमें बहुत रोल है। स्कूलों में संविधान पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले और शुरुआत से ही उनमें अपने अधिकारों के लिए एक जागरूकता रहे। मीडिया, जैसे मैंने बोला, इसमें रेडियो, सोशल मीडिया, टीवी, इनके द्वारा जानकारी पहुंचाई जा सकती है। तो जैसे आज का हमारा ये प्रोग्राम है, ये भी तो इसी की तरफ एक कदम है। तो रेडियो, आई बिलीव के अपना रोल जो है बहुत अच्छे से निभा रहा है ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इसके अलावा हम कुछ सरकारी योजनाओं पे भी डिपेंड कर सकते हैं, जैसे RTI, ये एक बहुत बड़ा एक सशक्त माध्यम रहा है अपने अधिकारों की जानकारी के लिए। और मुफ्त कानूनी सहायताएं जो प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही, वो भी जागरूकता बढ़ा रही है। जैसे इसमें मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी, जैसे हमारा एक यहाँ पे जम्मू में ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट करके उसके अंदर एक अथॉरिटी क्रिएट किया गया है। तो ये लोग जो कि कानून जानते हैं और उन्हीं अधिवक्ताओं द्वारा ही ये प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें वो देश के नागरिकों को जानकारी जुटाते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं और अगर कोई राइट वायलेट हो रहा है तो उन्हें कहाँ जाना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना कैसे है और उन्हें हासिल कैसे करना है। बिल्कुल। तो करती, क्योंकि श्रुति देखिए, आज के समय में समय ही सब कुछ है। तो आपका समय, आपके रिसोर्सेज को
प्रिजर्व किया जाता है और जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा किया जाता है। सो उनका रोल भी हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। लेकिन एक और जो है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसमें है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। सो एनजीओज और सिविल सोसाइटी जो है ये संगठन अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में अपना ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी को अब आगे आना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि वो लोग आगे आएं और जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं या जिन्हें उनकी जानकारी नहीं है उन्हें वो जानकारी दे। तो जो जानते हैं अपने अधिकारों के प्रति उनको इस निम्न वर्ग को जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है उनको जाके बताना चाहिए, क्योंकि संविधान सबके लिए एक है, वो सबके लिए राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। वो एक राइट टू इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है, तो वो सबके लिए जरूरी है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। अगर उनके पास किसी भी तरीके की जानकारी की कमी है तो ये सारे समाज की जिम्मेदारी है कि वो उन तक वो जानकारी पहुंचाएं। हम ऐसा कह सकते हैं श्रुति के संविधान ने तो अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज के आखिरी व्यक्ति तक उन अधिकारों की जानकारी और उनका उपयोग पहुंचाने के लिए अभी हमें काफी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये प्रयास जो हैं ये सतत प्रयास होने चाहिए ताकि भारत के जो भी नागरिक हैं वो अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो सकें। हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है क्या हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। देखिए श्रुति, संविधान में ही जैसे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार दिए गए हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और उन्हीं कर्तव्यों में राष्ट्रीय संपत्ति का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो क्या मैं वो फॉलो करती हूँ? अगर मैं ट्रेन में जा रही हूँ मैं वहां कूड़ा फैला रही हूँ, अगर मैं किसी और दफ्तर में जा रही हूँ तो मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है, और शायद वो सब चीजें मैं अपने घर पे नहीं करती हूँ। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि मैं सिर्फ अपने अधिकारों की बात करूं और अपनी कर्तव्यों के प्रति आंखें मूंद लूं, वो एक अच्छे नागरिक का कार्य नहीं है। अगर हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि संविधान में दिए गए प्रावधानों का हर एक नागरिक को फायदा मिले, तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। ये एक बैलेंस है। अगर एक तरफ हम ज्यादा झुके और दूसरी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो वो जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सोचा था शायद उनके सपनों के भारत को साकार ना कर पाए। बिल्कुल। भारत की जो विविधता में एकता है, वो एकता के विलक्षण को संविधान जो है वो कैसे सुनिश्चित करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, और भारत की यही खूबसूरती है उसकी विविधता जी। पर इसी विविधता में सबको एक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में संविधान जो है वो कैसे ये सुनिश्चित करता है कि एकता भी बनी रहे और ये विविधता भी हमारी जो है वो बनी रहे। देखिए, ऐसा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी, और हमारे यहाँ जितनी विविधता पाई जाती है वो शायद ही विश्व के किसी और देश में हो। यहाँ विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं और फिर भी हमारा संविधान सबकी आशाओं का पूरक है। भारतीय संविधान ने विश्व के सामने एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की छवि प्रस्तुत की है। हमारी विविधता में एकता के विलक्षण को जो संविधान सुरक्षित करता है उसमें सबसे पहला है हमारी संघीय संरचना, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। भारतीय संविधान एक संघीय राज्य की तरह काम करता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, और हम देख रहे हैं कि ये इतने सालों से ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। केंद्र सरकार अपने शक्ति क्षेत्र में काम कर रही है और राज्य सरकारें अपने, और इसके बावजूद दोनों में कोऑपरेशन है। और ये क्यों है? ये भारतीय नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही इस तरह के कदम जो संविधान ने दिए हैं उसको आज के राजनेता पूरा कर रहे हैं। तो इसी से विभिन्न क्षेत्रों की विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। ये तो पहला रहा। दूसरा, जो संविधान ने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षित करने के प्रावधान दिए हैं, जैसे मैं एक मेंशन करना चाहूंगी, हमारा अनुच्छेद 29 और 30, इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया है। तो ये भी तो एक तरीका है जिससे हमारी जो विविधता है उसको संरक्षित किया जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारे संविधान का एक मेजर प्रोविजन है वो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरह स्थापित करना। तो धर्मनिरपेक्षता हमारा एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 25 से 28 में तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया ही गया है। तो ये इंश्योर करता है कि भारतीय नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता हो उसको उसके राइट्स जो हैं वो मिले।
जी। और इसके साथ साथ ही जो जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव है उसको भी भारतीय संविधान निषेध करता है। अनुच्छेद 15 स्पेसिफिकली कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं ये हमारी विविधता में एकता को इंश्योर करते हैं, उसको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी और जो संविधान में दिया भी है वो है सरकार में प्रतिनिधित्व और भागीदारी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक वर्ग को ही ये राइट दिया गया है। आप किसी भी जाति के हो, जनजाति के हो, धर्म के हो, कोई भाषा आप बोलते हो, हर वर्ग, कोई पिछड़ा वर्ग है, अगड़ा वर्ग है, सबके सबको प्रतिनिधित्व और भागीदारी का संविधान में प्रावधान है। सो ये उनकी आवाज को महत्व देने के लिए ही है। सो ये सब इंश्योर करता है कि हम चाहे किसी भी वर्ग से आए, किसी भी राज्य से आए, हम सब एक हैं और ये सब संविधान ने ही बताया है। शायद ये हमारे संविधान की खूबसूरती ही है कि भारत के सर्वोच्च जो पद है उस पे जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं और वो उस पद पे आसीन है। हमारे संविधान ने ही उतना स्ट्रांग बनाया है हमारे सिस्टम को कि कोई भी कहीं से भी आए, किसी भी वर्ग से आए, वो वहां आ सकता है और ये सबके लिए खुला है, सबके लिए है। और एक टाइम ऐसा था कि हमारा एक धर्म के प्रधानमंत्री थे, दूसरे धर्म के राष्ट्रपति थे जी, और जी। हमारी जो 3 सेवाएं हैं उनके प्रमुख भी अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। सो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्ट को प्रमोट करना है या किसी एक तबके को आगे लेके जाना है। हमारे लिए सब एक है। हमारे संविधान में सबके लिए समान प्रावधान दिए गए हैं और वो हर बराबरी का अधिकार सबको मिला है, सबको इंश्योर किया गया है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमारी विविधता हमारी कमजोरी ना बने, हमारी विविधता में स्ट्रेंथ रहे। यस, और वो है। इतने सालों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है तो उससे यही दिखा है कि संविधान के ये प्रोविजन जो हैं हमारी एकता को सपोर्ट करते हैं, उसको स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं। शायद सबसे ज्यादा जीवंत जो संविधान है वो हमारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संविधान से ज्यादा जीवंत और कोई ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट शायद ही कोई होगा। भारत के संघीय ढांचे को संविधान जो है कैसे सुनिश्चित करता है कि इसका संघीय ढांचा बना रहे, उसमें कोई त्रुटि ना हो, जैसा ये बनाया गया है वो वैसा काम करे? जैसा आपने कहा कि भारत के संघीय ढांचे को संविधान कैसे सुरक्षित रखता है, तो सबसे पहले संविधान भारत को एक संघीय राज्य बनाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा है। और भारत एक संघ है जहां पर संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 3 सूचियां हैं हमारे संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इससे केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। संविधान ने संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया है। तो हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इसके अलावा कुछ और हमारे देश में बड़ा नहीं है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सब कुछ संविधान के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। तो अगर कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर संविधान के किसी भी प्रोविजन के विरुद्ध बनाया जाता है तो अनुच्छेद 13 में तो सीधा कहा गया है कि वो नहीं होगा और उसको न्यायपालिका जो है अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगी। संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को दी है। तो इससे न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को अमान्य कर सकती है। वही जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान में दी गई है वो भी बहुत कठिन है। अनुच्छेद 368 में कहा है कि संविधान में संशोधन के लिए संसद के 2 सदनों में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं भारत के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए ही है, जिससे देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सके। मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें, सियासी हालात की बात करें, भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने के रास्ते पे निकल पड़ा है। तो क्या ऐसे में जो संविधान है कहीं पे उसके उल्लंघना तो नहीं हो रही? क्या ऐसा तो नहीं कि संविधान के विरुद्ध जाके कोई चीज हो रही है? सियासी हालात में संविधान जो है वो अपनी भूमिका को कैसे निभा रहा है या उसकी कैसी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मौजूदा सियासी हालात में संविधान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान को शक्ति के विभाजन, निष्पक्षता और संवैधानिक नैतिकता को सुनिश्चित करना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान बहुत अच्छे से कर रहा है। हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं। न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो या कोई और अन्य जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं और उनको कार्य करने भी देना चाहिए और ये संविधान में दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन सुनिश्चित करना,
ये भी संविधान का कार्य है और वो कर भी रहा है। जी। संविधान को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मौजूदा सियासी हालात में संविधान की भूमिका को मजबूत करने के लिए क्या और किया जा सकता है, तो मैं तो यही कहूंगी कि इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना यही एक मेजर स्टेप हो सकता है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, बाकी की संस्थाएं हो, इनको और शक्ति प्रदान करना, इनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, यही संविधान का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। संवैधानिक शिक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। संविधान की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे नागरिक भी संविधान के महत्व को समझ सकें और उसके अनुरूप कार्य कर सकें। संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्टेप्स चाहिए वो इंश्योर करने चाहिए। नागरिकों का इसमें मैं बहुत योगदान एक समझती हूँ होना चाहिए। जैसा हमने पहले भी कहा कि ये एक बड़ा ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी, हमारा जीवन कैसे चल रहा है उसको ये इम्पैक्ट करता है। तो अगर नागरिक संविधान के अनुसार चलेंगे तो मुझे लगता है कि संविधान ज्यादा अच्छे से अपना कार्य कर पाएगा। तो ये सारे कदम जो हैं संविधान की भूमिका को मजबूत करने के लिए किए जा सकते हैं, अडॉप्ट किए जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा सियासी हालात में संविधान को एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभानी है तो उसके लिए मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित करना है, नागरिकों को जागरूक करना है, इन सब पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। मैम, भारतीय संविधान के लचीलेपन को आप किस प्रकार देखती हैं? देखिए श्रुति, हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, यानी इसमें संशोधन तो हो नहीं सकता। पर भारतीय संविधान, जैसा मैंने कहा कि है एक रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन ये पर्याप्त लचीला है, सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल, और यही इसकी खूबसूरती है। इसके लिए संविधान में ही प्रोविजंस हैं जिसे हम संशोधन प्रक्रिया या अमेंडमेंट प्रोसेस कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 368 में प्रभाषित है। इसमें 3 तरह से संशोधन प्रक्रिया दी गई है और इसके लिए संविधान में ही प्रोविजन है जिसे हम संशोधन प्रक्रिया या अमेंडमेंट प्रोसेस कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 368 में प्रभाषित है। जी। तो संसद 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है, जिससे समय के साथ आवश्यक बदलाव संभव होते हैं। जी। भारतीय संविधान के निर्माता अत्याधिक कठोरता से बचना चाहते थे और ये बात हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्तव्य से समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये संविधान जितना संभव हो सके उतना सुदृढ़ और स्थायी हो। संविधान में कोई भी स्थायित्व नहीं होता, इसमें एक निश्चित लचीलापन होना चाहिए। अगर आप कुछ भी कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप एक जीवंत और गतिशील राष्ट्र के विकास को रोक देते हैं। किसी भी स्थिति में हम इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि वे बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित ना हो सके। जब दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही हो, जो आज हम कर सकते हैं वे कल हो सकता है लागू ना हो। तो ये जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का विचार था, उसी वजह से उन्होंने हमारे संविधान को एक सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल रखा है, जिसमें हम समय के अनुरूप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और आप देखती हैं श्रुति के भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं, तो इससे ज्यादा उदाहरण क्या होगा हमारे संविधान के लचीलेपन का। तो ये एक तरह से नई जरूरतों के हिसाब से संविधान को ढालने का एक प्रोविजन है जो संविधान ने खुद दिया है। मैम, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो उस पे हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगी? संविधान दिवस पर मैं भारत के सभी नागरिकों को और हमारे प्रोग्राम के श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता को शासन करने का अधिकार है। ये संविधान हमारे देश की रीढ़ है। हर वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के लोगों को ये याद दिलाया जाता है कि हमारे अधिकार, आज़ादी और समानता हमें संविधान के कारण ही प्राप्त हैं। आज के दिन मैं अपने सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करती हूँ कि वो संविधान में लिखे गए प्रोविजंस को अपने जीवन में इम्बाइब करें और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। तो एक अच्छा नागरिक बने, संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें, उसके प्रोविजंस का सम्मान करें और देश को प्रगतिशील होने में अपना योगदान दें। मैम, आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने हमारे श्रोताओं को ढेर सारी संविधान दिवस पे जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, जितना हम उम्मीद रखते हैं कि संविधान हमें हमारे मूल अधिकारों से वंचित ना करे, उतना ही हमारे लिए भी जरूरी है कि हम संविधान में दिए गए कर्तव्यों का पालन भी करें। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इस प्रोग्राम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया चक्षु कत्याल ने, वाचन एवं स्वर श्रुति खजूरिया का, मार्गदर्शन एवं परिकल्पना एन गुलशन रैना की और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।